वेलकम टू ऑल ऑफ यू सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज अपन नया स्टार्ट करेंगे यूरोलॉजी यूनिट। रीनल सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखेंगे और उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेफ्राइटिस। ठीक है, यूरोलॉजिकल नेफ्रॉन्स रिलेटेड सिस्टम और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ आज हम लेंगे नेफ्राइटिस। क्लियर? नेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स, वर्ड मीनिंग तो यही निकलता है इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, लेकिन यहाँ पर किडनी के स्ट्रक्चर को समझेंगे और नेफ्राइटिस के क्या क्या रूप होते हैं, क्या कॉजेज रहते हैं, कैसे चीज़ों को अफेक्ट करता है और कैसे साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है और इसके कई टाइप रहते हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। लेकिन इन सब को समझने से पहले नेफ्राइटिस को समझना जरूरी है। तो आज अपन विथ डायग्राम इसको समझेंगे। तो सपोज करो कि ये नेफ्रॉन है। क्लियर? ये क्या है? नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन मीन्स ये आपके रीनल सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब मैंने डायग्राम बहुत ही शॉर्ट बनाया है। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से यूरिन बन के ब्लैडर में आती है और ब्लैडर से एक्सपेल्ड आउट होती है बाहर की तरफ। और नेफ्रॉन से रिलेटेड यहाँ पर मैं कैपिलरीज बना रहा हूँ। क्लियर? ये आर्टेरियल कैपिलरीज है। ओके, आर्टेरियल कैपिलरीज। तो फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी में आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि नेफ्रॉन के अंदर यहाँ से जो ब्लड आता है और यहाँ का प्रेशर चूँकि ज़्यादा होता है और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे नैरो होने के कारण इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है और हाई प्रेशर से यूरिन फिल्टर आउट होके यहाँ से यूरिन एक्सपेल्ड आउट होती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। लेकिन अब हम सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल कंडीशन को समझेंगे, किस तरह से नेफ्राइटिस डेवलप होता है। तो सीधा सा मैं ये कहूँ कि नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। क्लियर? ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ये ग्लोमेरुलस है और सीधा सा मैं क्या कहूँगा? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। क्लियर? अब ग्लोमेरुलस बोलते ही तुरंत आपके माइंड में ये इमेज आ जानी चाहिए। क्लियर? ओके। अब हम सीधा सा एक सेंटेंस तो बोल दिया कि सर नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कॉजेस क्या क्या है, ये ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन क्यों होता है, कॉजेस क्या क्या है, और दूसरा होने के बाद इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आते हैं और चेंजेस आने के कारण उसके रिजल्ट्स क्या क्या मिलते हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, सबको हम को रिलेट करके समझेंगे और ताकि हमको अच्छे से याद रहे। इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे ये ब्लड सिस्टम बना देते हैं। सपोज करो कि ये ब्लड सिस्टम है, ब्लड से ब्लड आ रहा है और ये ब्लड वापस सिस्टम में जा रहा है और यहाँ से यूरिन बनकर ये यूरिन एक्सपेल आउट हो रहा है। क्लियर? अब मैंने कहा कि सर नेफ्राइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स है। ठीक है, नेफ्रॉन रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाना। लेकिन इन्फ्लामेशन के साथ एक वर्ड हमको और जोड़ना पड़ेगा, सेल प्रोलिफरेशन। क्या जोड़ना पड़ेगा? सेल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मीन्स रीनल किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ठीक है, ये कैपिलरीज स्मॉल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, बिल्कुल फाइन। यदि मैं इसको कैपिलरी रूप में बनाऊँ तो ये बिल्कुल इस तरह से कैपिलरी रूप में होती है, बिल्कुल फाइन रूप में होती है। क्लियर? और स्मॉल ब्लड वेसल्स वापस जाके ऊपर की तरफ जाती है। तो ये क्या है? फाइन कैपिलरीज है। क्लियर? और कैपिलरीज की जो लेयर होती है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये कैपिलरी की एक ट्यूब हमने बनाई, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल सेल्स मिलकर, एपिथेलियल सेल्स मिलकर कैपिलरीज बनाती हैं। क्लियर? ओके। स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको वापस हटा रहा हूँ। अब ये कैपिलरी स्ट्रक्चर है। क्लियर? लेकिन अब कैपिलरी का सेल प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? सेल प्रोलिफरेशन मीन्स सपोज करो कि मैं आप पे गुस्सा करूं और आप अपना मुंह फुला दोगे। आप क्या करोगे? अपना मुंह फुला दोगे। तो वो क्या हो गया? आपके फेस का प्रोलिफरेशन हो गया। इसी तरह से ग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर किसी भी तरह का कोई हर्ट आए, किसी भी तरह का कोई नुकसान आए और वो सेल्स क्या करेगी? अपने आप को फुला देगी।
अपने आप को क्या करेगी, फुला देगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सेल्फ प्रोलिफरेशन। और ये क्यों होता है, ये इन्फ्लामेशन का एक पार्ट है। तो यहाँ पे सेल्स जो हैं वो आपस में फूल जाएंगी, गुस्से में फूल जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी और वो अपना फंक्शन करना कम कर देंगी, वो अपना फंक्शन करना कम कर देंगी। क्यों कर देंगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, उनको किसी ने हर्ट किया है, उनको किसी ने हर्ट किया है और उस कारण से वो इन्फ्लेम्ड हो गई हैं, वो सेल प्रोलिफरेटेड हो गई है। क्लियर, यहाँ तक कम क्लियर। अब वो गुस्सा कराने वाले कारण कौन कौन से हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेल प्रोलिफरेशन होता है, इससे डैमेज क्या होता है, इससे डैमेज ये होता है कि यहाँ से जो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा रहा था, यहाँ से जो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा रहा था और यहाँ से अमाउंट में ब्लड निकल रहा था, मीन्स ब्लड का जो फ्लो है, प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन्ड नहीं हो पाता है और क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि ये सभी मुंह फुलाकर बैठी हैं, बीच में सभी सेल्फ प्रोलिफरेट होकर बैठी है, इन्फ्लेम्ड होकर बैठी है, तो यहाँ का ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। और चूंकि ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, यदि कम ब्लड आएगा तो यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा, यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा। और क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन यदि कम होगा तो पर्सन को यूरिन एक्सपेल आउट करने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। जो पर्सन, हेल्दी पर्सन दिन में 5 टाइम्स यूरिन करते हैं, तो नेफ्राइटिस वाले पर्सन दिन में 1 टाइम ही यूरिन कर पाते हैं, क्योंकि उनका यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ब्लड का फ्लो इम्पेयर्ड हो गया है, इसलिए। क्लियर। तो यहाँ पर पर्सन को यूरिन कम आएगी और उसके लिए एक सिम्टम बनता है ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया ये सिम्टम पर्सन के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर। क्योंकि किडनीज आर नॉट एबल टू maintain the proper blood flow because of the damage of the glomerular structure, so they are not able to maintain the proper blood flow, that's why they will lead to the oligouria. Clear। अब मैंने कहा कि सर ये सेल जो है वो प्रोलिफरेट होकर बैठी हुई है, मुंह फुलाकर बैठी हुई है, अपना काम नहीं कर रही हैं, तो इसको किसी न किसी ने हर्ट किया होगा, या अब इन्फ्लेम्ड हुई है तो किसके विरोध में इन्फ्लेम्ड हुई है, किसके विरोध में इनको डैमेज हुआ है, तो इनको सर इन्फेक्शन के विरोध में डैमेज हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे फैक्टर्स लिख रहा हूँ। सपोज करो कि पर्सन को बैक्टीरियल, वायरल, फंगल किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो ब्लड इन्फेक्शन हो, नेफ्रॉन इन्फेक्शन हो, किडनी इन्फेक्शन हो, किसी भी रिलेटेड यदि इन्फेक्शन हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली ब्लड इन्फेक्शन और उन तरह के पैथोजेंस का इन्फेक्शन जो स्पेशली ग्लोमेरुलर को डिजेनरेट करती है या इन्फेक्ट करती है या उस पर अटैक करती है। ठीक है, तो उस तरह का इन्फेक्शन, तो उसके विरोध में ये मुंह फुलाकर बैठी है, इन्फ्लेम्ड होकर बैठी है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि ट्रॉमा आ जाना। अब ट्रॉमा कैसे आ सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कुछ गलत शब्द कहे या डांट दिया, गुस्सा किया, तो आप मुंह फुलाओगे। दूसरा रीज़न, मैं आपको चाटा मारूं तब भी आपका मुंह फूलेगा। तो मैंने जो चाटा मारा वो क्या है, ट्रॉमा है। किस तरह का ट्रॉमा है, मैकेनिकल ट्रॉमा है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल ट्रॉमा, क्लियर, मैकेनिकल ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंटली या किडनी को कोई डैमेज हो गया, क्लियर, और उस कारण से ग्लोमेरुलर क्या हो सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकती है, प्रोलिफरेट हो सकती है, और वो सेम रिजल्ट नेफ्राइटिस का देती है। ठीक है, अब मैकेनिकल ट्रॉमा के अलावा केमिकल ट्रॉमा के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए एनाल्जेसिक्स, आप यदि लंबे समय तक एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसा कि कुछ लोगों को पैरासीटामोल, एस्पिरिन ये बार बार फ्रिक्वेंटली लेने की हैबिट होती है, तो धीरे धीरे ये एनाल्जेसिक्स क्या करेंगे, नेफ्रॉन्स की ग्लोमेरुलर को हर्ट करेंगे, और हर्ट करेंगे तो नेफ्रॉन्स की ग्लोमेरुलर क्या करेंगी, नेफ्रॉन्स की जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एस्पिरिन, ठीक है, स्पेस कम है, मैं बोल पूरा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एस्पिरिन हो गया। और दूसरा मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, इस तरह की जो मेडिसिन है, साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, और टेरकोलिमस, TARCOLIMUS, टेरकोलिमस। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, एस्पिरिन, साइक्लोस्पोरिन, टेरकोलिमस।
तीन एजेंट मैंने एग्जाम्पल बताया और ये एनाल्जेसिक्स है, और इनका रूटीन रेगुलरली यदि यूज़ किया जाए तो ये क्या करेंगे, ग्लोमेरुलर को हर्ट करेंगी और ग्लोमेरुलर सेल क्या कर लेंगी, मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी, सेल प्रोलिफरेट होकर बैठ जाएंगी और नेफ्राइटिस क्रिएट कर लेंगी इन्फ्लामेशन के कारण से। दूसरा, केमिकल ऐसे जो कि टॉक्सिक एजेंट हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को क्या लिथियम की टैबलेट्स चलती है, ठीक है, लिथियम की मेडिसिन चलती है, लिथियम हो गया, कैडमियम हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, लीड हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में, लिथियम कैडमियम और लीड हो गया, ठीक है, और स्पेशली जो स्मोकर्स रहते हैं निकोटिन, क्लियर, निकोटिन। तो ये सारे एजेंट ऐसे हैं जो कि टॉक्सिक है, और किसके लिए टॉक्सिक है, ग्लोमेरुलर सेल के लिए टॉक्सिक है, ग्लोमेरुलर्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। मैं एपिथेलियल सेल जो अपना विक्टिम है ना, एपिथेलियल सेल, इसके साथ सब गलत हो रहा है, एपिथेलियल सेल के साथ इन्फेक्शन भी इसको मुंह फुलवा रहा है, मैकेनिकल ट्रॉमा से भी इसका मुंह फूल रहा है, केमिकल एजेंट के अंदर एनाल्जेसिक्स में एस्पिरिन, साइक्लोस्पोरिन, टार्कोलिमस, और टॉक्सिक के अंदर लिथियम, कैडमियम, लीड और निकोटिन, ये सारे केमिकल इसको क्या कर रहे हैं, सेल को प्रोलिफरेट करवा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन करवा रहे हैं, फंक्शनिंग को कम करवा रहे हैं, नेफ्राइटिस करवा रहे हैं, क्लियर। ये सारे कॉजेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसके अलावा और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि स्टोन फॉर्मेशन। स्टोन का क्या मतलब है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, और जिन पेशेंट्स को कैल्शियम की टैबलेट चलती है या फिर उनके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल यदि बढ़ जाए, ठीक है, जिन पेशेंट के अंदर यदि कैल्शियम लेवल बढ़ जाए, तो ये बढ़ा हुआ कैल्शियम लेवल जब किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू यदि बाहर जाने की कोशिश करता है, तो ये कैल्शियम क्या होता है, किडनी के सेल्स के सराउंडिंग या टिश्यूज़ में, किडनी के टिश्यूज़ में धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। और ये डिपॉजिटेड कैल्शियम जो है वो एक तरह से स्टोन का रूप ले लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रीनल स्टोन, क्लियर। आपने सुना होगा किडनी में पथरी बन गई, ठीक है, तो किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम से भी बन सकती है। दूसरा, ब्लड के अंदर यदि यूरिक एसिड ज़्यादा है, क्या है, यूरिक एसिड यदि ऑक्सेलेट है ना, ऑक्सेलेट हो गया, यूरिक हो गया, तो ये चीज़ें क्या होती है, या जब जमनी स्टार्ट हो जाती है, डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये बड़ा रूप लेती हैं, फिर ये फिल्ट्रेशन के काबिल नहीं होती, और ये फिल्टर आउट होकर यूरिन के अंदर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें, कैल्शियम हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ऑक्सेलेट हो गया, ये क्या हो जाएंगे, स्टोन बनाएंगे। और जब स्टोन इसके अंदर बन जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ की सेल्स क्या होती हैं, डैमेज होंगी, इरिटेट होंगी, रप्चर होंगी, इंज्यूर्ड होंगी, और इंज्यूर्ड होंगी तो वापस वो इन्फ्लेम्ड होंगी, और फिर वो मुंह फुला देंगी, फिर सेल प्रोलिफरेट हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, फिर नेफ्राइटिस को जन्म देंगी। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जैसे कि रेडिएशन, कुछ रेडिएशन ऐसे हैं, ठीक है, स्पेस कम होने की वजह मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख ले रहा हूँ, रेडिएशन, क्लियर। रेडिएशन, सपोज करो इस पर्सन को कि पहले कभी कोई कैंसर होगा और उसने रेडिएशन थेरेपी ली होगी, और रेडिएशन के होने से ये रेडिएशन डायरेक्ट किसको डैमेज कर सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज या नेफ्रॉन की जो ये सेल्स हैं इनको डैमेज हो जाना, और किसी न किसी कारणवश यदि रेडिएशन के कारण से भी यदि डैमेज हो जाती है तो ये वापस मुंह फुला के बैठ जाएंगी, फिर इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, फिर सेल प्लोरिफरेट हो जाएंगी, और क्या बन जाएगा, नेफ्राइटिस बन जाएगा, क्लियर। तो ये सारे रीज़न थे, इन्फेक्शन हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल ट्रॉमा हो गया, स्टोन हो गया, रेडिएशन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि पॉलीसिस्टिक डिजीज, ये एक तरह से कैंसर का ही रूप है, ठीक है, सिस्टाइटिस रिलेटेड किडनी का ही डिसऑर्डर है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक डिजीज। ये ट्यूमर रिलेटेड या मैलिग्नेंसी बन जाना या ट्यूमर बन जाना, या फिर इसके अंदर थ्रोम्बस इकट्ठा हो जाना, ठीक है, मैं थ्रोम्बस और लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, थ्रोम्बस आ जाना, या एम्बोलाई आ जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ग्लोमेरुलर की एपिथेलियल सेल्स को या कैपिलरीज को डैमेज करती है, और इंजुरी किसको होती है, ग्लोमेरुलर
कैपिलरी को इंजुरी होती है, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी को इंजुरी होने से ग्लोमेरुलर कैपिलरी इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, और इन्फ्लामेशन हुआ इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर सेल में क्या हो गया, प्रोलीफरेशन हो गया, और प्रोलीफरेशन होने के कारण से जो यूरिन बाहर फिल्टर आउट होके जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, यूरिन फॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन इंजुरी के कारण से कुछ चीज़ें ब्लड में से बाहर लीक होती हैं, कुछ चीज़ें ब्लड में से बाहर लीक होती हैं। तो वो लीक क्या क्या होती हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लीक क्या हो सकती है, आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स लीक हो सकती है, डब्ल्यूबीसी लीक हो सकती है, या एल्बुमिन प्रोटीन एल्बुमिन लीक हो सकता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ की सेल इंज्यूर्ड होकर डैमेज हुई है, तो यूरिन फॉर्मेशन तो नहीं होगा, लेकिन ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी यहाँ से लीक हो सकती हैं। तो उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये और साइन एंड सिम्टम के नाम से जाने जाएंगे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि नेफ्राइटिस के अंदर कंडीशन क्या बनती है, इन्फ्लामेशन की, लेकिन उसके कारण क्या है, ये सारे इसके कारण हैं। अब देखना, इन सभी कारण से जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनी है, तो उस कारण से, इस नेफ्राइटिस के कारण से ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और यूरिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी तक इस वीडियो में हमने क्या देखा, नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर सेल के इन्फ्लामेशन होने से नेफ्राइटिस हुआ है। इन्फ्लामेशन का कारण क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, स्टोन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, थ्रोम्बस हो सकता है, कुछ ड्रग्स, केमिकल, टॉक्सिक एजेंट हो सकते हैं, और भी इसके कॉजेज़ हैं जो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को आपको वीडियो को बार बार देखकर इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो को प्ले करना है। अब इसी स्टोरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा, और क्या बढ़ाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा कि नेफ्राइटिस होने से ब्लड के अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, जिससे आपको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी याद हो जाएंगे, और ब्लड नेफ्राइटिस होने से यूरिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ नेफ्राइटिस पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।